गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 16 ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे 2026 was celebrated with a grand parade in Jaipur. What made this year's celebration historically significant? तो भारतीय सेना दिवस 2026 में जयपुर में भव्य परेड के साथ मनाया गया। इस वर्ष के आयोजन को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किस कारण से माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परेड हेल्ड आउटसाइड अ कंटेनमेंट कैंटोनमेंट इन अ पब्लिक एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आर्मी डे जो कि हर साल 15 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे ऑनर किया जाता है करेज, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर्स। ये जो है यहाँ पे कममेरेट करता है हिस्टोरिक मोमेंट जब जनरल के एम करियप्पा ने चार्ज यहाँ पे लिया था, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी ऑन 15 जनवरी 1949। और यहाँ पे उन्होंने रिप्लेस किया था ब्रिटिश जनरल सर रॉय बच्चर को। इंडियन आर्मी डे 2026 यहाँ पे स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये जो परेड है ये फर्स्ट टाइम जो है वो आउटसाइड कंटोनमेंट यहाँ पे की गई है, और इस बार ये आयोजित की गई जयपुर में महल रोड जगतपुरा में, जो कि यहाँ पे मार्क करता है फर्स्ट टाइम द इवेंट टुक प्लेस इन पब्लिक एरिया आउटसाइड कैंटोनमेंट। ये परेड जो है इसमें यहाँ पे शोकेस किया गया ओवर 30 आर्मी कंटेंजेंट को, और जिसमें कि यहाँ पे एडवांस वेपन्स, टैंक्स, ड्रोन्स और आर्टिलरी सिस्टम जो है यहाँ पे शोकेस किए गए। मेजर हाईलाइट इसकी क्या रह जाती है, तो इसमें जो है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस यहाँ पे हुई न्यूली रेज्ड भैरव बटालियन की, जिसको कि यहाँ पे डिजाइन किया गया है फॉर ड्रोन एनेबल्ड मल्टी डोमेन हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे ऑफ द पोंगल 2026 फेस्टिवल इज कंसीडर्ड द मेन डे डेडिकेटेड टू द सन गॉड? तो पोंगल का उत्सव जो कि उत्सव में कौन सा दिन यहाँ पे मुख्य रहता है जो सूर्य देवता को समर्पित है? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थाई पोंगल और 15 जनवरी। तो अगर हम पोंगल की बात करें तो ये 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मेनली तमिलनाडु में और तमिल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड जहाँ भी रहती है। ये फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट हो जाता है 14 जनवरी को, जिसको कि भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पे इस दिन जो क्या किया जाता है, यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है घर की, और ठीक है। और जो मेन डे रहता है वो रहता है थाई पोंगल 15 जनवरी, जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड रहता है सन गॉड को। यहाँ पे जो है सूर्य भगवान को थैंक किया जाता है फॉर एनर्जी, वार्मथ और एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के लिए। उसके बाद 16 जनवरी को जो है वो मट्टू पोंगल के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे ऑनर किया जाता है कैटल्स को फॉर वाइटल फार्मिंग। उसके बाद 17 जनवरी को कन्नू पोंगल के रूप में जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे जो कि एक सोशल डे रहता है फॉर फैमिली और कम्युनिटी गैदरिंग। इस तरह से ये 4 दिन का फेस्टिवल रहता है पोंगल। सेंट्रल रिचुअल जो है यहाँ पे मेन इसमें रहता है कुकिंग द पोंगल डिश, जिसमें राइस मिल्क जगरी आ जाती है, जो कि एक क्ले पोट में जो है वो प्रिपेयर की जाती है, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करती है अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी को। घरों को जो यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है पोंगल के दौरान विद कोलाम डिजाइंस, एंट्रेंसेस को विद मैंगो लीव्स, और लोग जो है यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल अटायर को वियर करते हैं। पोंगल क्या यहाँ पे सिग्निफाई करता है? अगर हम पोंगल फेस्टिवल की बात करें तो ये यहाँ पे सिग्निफाई करता है ग्रेटिट्यूड टू नेचर, फार्मर्स, कैटल एंड द सन, और जो कि यहाँ पे री एनफोर्स करता है इंडिया का जो एग्रेरियन रूट है एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026? तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन बैटल आफ्टर अनदर। तो अगर हम बात करें 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 की, ये जो है 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था लॉस एंजलिस में। ये सेरेमनी जो थी इसमें मेन फोकस रखा गया था आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड स्टोरी टेलिंग में, अवॉइडिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। इसमें अगर हम बात करें हैमनेट की, तो इसने जीता है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में। और अगर हम बात करें वन बैटल आफ्टर अनदर की, तो इसने यहाँ पे अवार्ड जीता है बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में, जो कि, और अगर हम बात करें यहाँ पे वन बैटल आफ्टर अनदर की, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट विनर हो जाती है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का। इस फिल्म ने यहाँ पे और भी अवार्ड जीते हैं, जिसमें यहाँ पे आ जाता है बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड यहाँ पे दिया गया पॉल थॉमस एंडरसन को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
का अवार्ड यहाँ पे दिया गया तिनाया टेलर को, जो कि यहाँ पे कंफर्म करता है इसकी डोमिनेंस ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी। अगर हम टेलीविजन कैटेगरी की बात करें तो अडोलेसेंस यहाँ पे इमर्ज हुआ है एज अ मेजर विनर, और यहाँ पे इसने जीते हैं अवार्ड फॉर बेस्ट लिमिटेड सीरीज, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। मेजर एक्टिंग ऑनर्स में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है वेगनर मोरा को बेस्ट एक्टर ड्रामा द सीक्रेट एजेंट, और जेसी बकले बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा हेमनेट, और एंड तिमोथी चैलमेट बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी मार्टी सुप्रीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक वॉन द आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 इन विच कैटेगरी। तो अभी कर्नाटका बैंक ने आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में किस श्रेणी में जीता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन। तो कर्नाटका बैंक यहाँ पे इमर्ज हुआ है एज द विनर इन द बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन कैटेगरी एट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026। ये अवार्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है बैंक का जो स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन रहता है फिनटेक सॉल्यूशन में और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें कि यूपीआई, आधार, डिजिटल केवाईसी आ जाते हैं। इनको यहाँ पे बैकबोन माना जाता है इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन अवार्ड के अलावा, तो कर्नाटका बैंक यहाँ पे रनर अप रहा है बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी में, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है इसका फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्ड आईटी एंड डिजिटल टीम्स। बैंक ने यहाँ पे रिसीव किया है स्पेशल मेंशन इन कैटेगरी लाइक बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेस्ट डिजिटल सेल्स, जो कि यहाँ पे शोकेस करता है इसका बैलेंस्ड परफॉर्मेंस अक्रॉस इनोवेशन, इंक्लूजन एंड कस्टमर आउटरीच। अगर हम बात करें आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड की, तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी adoption in the banking sector. Next question, who has been appointed as the new Director General of the Indo-Tibetan Border Police in January 2026। तो अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शत्रुजीत सिंह कपूर। तो अभी 14 जनवरी 2026 को यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ शत्रुजीत सिंह कपूर, जो कि एक 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर से, उनको एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है परवीन कुमार को, जो कि यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। अगर हम बात करें शत्रुजीत सिंह कपूर की, तो इनका टेन्योर यहाँ पे रहेगा एज अ आईटीबीपी चीफ अंटिल 31 अक्टूबर 2026। प्रवीण कुमार की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पे सर्व करेंगे एज अ बीएसएफ चीफ अंटिल 30 सितंबर 2030। आईटीबीपी की अगर हम बात करें, तो इसको जो है यहाँ पे रेज किया गया था 1962 में आफ्टर द इंडो चाइना वॉर, और ये यहाँ पे गार्ड करता है इंडिया का हाई एल्टीट्यूड हिमालयन बॉर्डर्स को विद चाइना। बीएसएफ की अगर हम बात करें, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, इंडियाज लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर सिक्योरिंग बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। Next question, according to RBI's 2026 directions, within how many days must bank NBFCs communicate the final decision on customers complaint after receipt? तो RBI के 2026 निर्देशों के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद बैंकों, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को ग्राहक को अंतिम निर्णय कितने दिनों के भीतर बताना है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 डेज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इशू की है न्यू डायरेक्शन जनवरी 2026 में, जो कि यहाँ पे मैंडेट करता है पार्शियली रिजॉल्व और रिजेक्टेड कंप्लेंट्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे एस्केलेट कर दिया जाएगा टू द इंटरनल ऑम्बुड्समैन। बैंक और एलिजिबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश करेगी फुली ऑटोमेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को विद एक्सेस टू इंटरनल ऑम्बुड्समैन एंड डिप्टी इंटरनल ऑम्बुड्समैन। टाइमलाइन यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दी गई है। इंटरनल ऑम्बुड्समैन को जो है एटलीस्ट 10 डेज मिलेंगे रिव्यू करने के लिए इफ़ आरबीआई एनपीसीआई कार्ड नेटवर्क रूल स्पेसिफाई टाइमलाइंस। और अगर हम बात करें अदर कंप्लेंट्स के लिए, तो इंटरनल ऑप्समैन को यहाँ पे 20 डेज दिए जाएंगे रिव्यू करने के लिए। फाइनल जो डिसीजन रहेगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कस्टमर्स को विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लेंट रिसीट, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। कंप्लेंट्स जो है यहाँ पे कैटेगराइज की गई है फुली रिजॉल्व में, पार्शली रिजॉल्व और वोली रिजेक्टेड। ओनली पार्शली रिजॉल्व और रिजेक्टेड कंप्लेंट्स जो है वो मूव
मूव की जाएगी इंटरनल ऑप्समैन को। अगर हम बात करें गवर्नेंस की, तो कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बैंक बोर्ड्स यहाँ पे ओवरसी करेगी मैकेनिज्म को, और इंटरनल ऑप्समैन का जो डिसीजन रहेगा उसको जो है यहाँ पे ओवररूल किया जाएगा विद ओनली अप्रूवल ऑफ अ वोल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जिसमें कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे प्लेस करेंगे उसको बिफोर कस्टमर सर्विस कमेटी। एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो बैंक्स विद 10 प्लस आउटलेट्स एंड एनबीएफसीज विद ₹5,000 करोड़ प्लस एसेट्स एंड पब्लिक इंटरफेस आर कवर्ड, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड एनबीएफसीज अंडर इंसॉल्वेंसी आर एक्सक्लूडेड, इनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल चाइनीज कस्टम डाटा, व्हाट वाज इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इन 2025? तो आधिकारिक चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा कितना था, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज $116.12 बिलियन। तो अभी एज पर द चाइनीज कस्टम डाटा रिलीज इन जनवरी 2026, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना के लिए वो यहाँ पे बढ़ा है $19.75 बिलियन इन 2025, जो कि यहाँ पे मार्क करता है 9.7% इंक्रीज, $5.5 बिलियन राइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इसके अलावा अगर हम इम्प्रूव के अलावा भी अगर हम बात करें तो चाइनीज़ जो एक्सपोर्ट रहा है इंडिया के लिए वो यहाँ पे बढ़ा है 12.8% टू $135.87 बिलियन, लीडिंग टू अ रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट ऑफ $116.12 बिलियन। ये यहाँ पे दिस वाज द हाईएस्ट एवर ट्रेड डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज, क्रॉसिंग द 100 बिलियन मार्क फॉर द सेकेंड टाइम सिंस 2023। टोटल बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे जो है वो पहुंचा है ऑल टाइम हाई $155.62 बिलियन इन 2025, जो कि यहाँ पे अंडरलाइन करता है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस। की इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर अगर हम देखें जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, वो उसमें इंक्लूडेड है ऑयल मिल्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पाइसेस। हाउएवर इंडिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे टू फेस द मार्केट एक्सेस बैरियर्स, जिसमें कि हमारे मेजर सेक्टर आ जाते हैं, आईटी सर्विसेज आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर आ जाते हैं, वेयर इट हैज़ अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हम बात करें वाइडनिंग जो डेफिसिट हाईलाइट करती है इंडिया का, जो हाई रिलाइज है चाइनीज़ एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, जो ये डेफिसिट यहाँ पे बढ़ा है, तो ये इंडिया का जो हाईली इंडिया जो है यहाँ पे रिलाई कर रहा है चाइनी इंपोर्ट के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, केमिकल्स, इंटरमीडिएट गुड्स आ जाती है, जो कि एक मेजर चैलेंज हो जाती है पॉलिसी मेकर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जनवरी 2026, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जनवरी 2026 के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7.2। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2026 के लिए जो है वो निकाली है, जिसमें यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.2%, अप फ्रॉम इट्स अर्लियर एस्टिमेट टू 6.3%, जो कि जून 2025 में बताया गया था। ये अपवर्ड रिवीजन जो है 0.9% यहाँ पे पॉइंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारा स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक डिमांड, और यहाँ पे जो है प्राइवेट कंजप्शन और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारा टैक्स रिफॉर्म्स किए गए उसको, जो कि यहाँ पे बूस्ट कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम को, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। सर्विस सेक्टर यहाँ पे मेजर ड्राइवर रहा है ग्रोथ का, जबकि यहाँ पे ईजिंग इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो सपोर्ट करा है हाई हाउस होल्ड स्पेंडिंग को। इंडिया की जो रिपोर्ट है यहाँ पे ये यहाँ पे मॉडरेट टू 6.5% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 में, मेनली ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड हाई बेस इफेक्ट बिफोर edging up to 6.6% in financial year 2028. Despite global trade tensions and 50% US import tariff, इंडिया की जो ग्रोथ आउटलुक है यहाँ पे जो है वो वर्जन नहीं हुई है, इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी, एज रिलायंस जो इसका रीसाइलेंट एक्सपोर्ट है टू द अदर मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड ऑफसेट द इम्पैक्ट। Next question, which port authority emerged as overall champion at the 25th All India Major Port Culture Meet 2025-26 held at Paradip Port? तो पारादीप बंदरगाह में आयोजित 25वें अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक महोत्सव 2025-26 में समग्र चैंपियन के रूप में कौन सा पोर्ट प्राधिकरण उभरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी।
तो 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26 जो कि यहाँ पे आयोजित की जा रही थी जयदेव सदन पारादीप पोर्ट फ्रॉम 7 to 11 जनवरी 2026, और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इन एसोसिएशन विद द मेजर पोर्ट सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड। नियरली 200 आर्टिस्ट फ्रॉम 9 मेजर पोर्ट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे कंपटीशन में अक्रॉस ड्रामा म्यूजिक एंड डांस, जो कि यहाँ पे शोकेस करते हैं इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी को। यहाँ पे जो है वो अगर हम कंक्लूजन देखें इस मीट का, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे इमर्ज हुआ है ओवरऑल चैंपियन, जो कि यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करता है कंसिस्टेंट एक्सीलेंस अक्रॉस द कैटेगरी। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पे सिक्योर किया है रनर अप पोजीशन को, जबकि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए ज्वाइंट रनर अप। ये जो मीट है यहाँ पे ये एम्फेसाइज करती है हमारी यूनिटी हार्मोनी और इंटरपोर्ट कैमरेडर्स को, जो कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथन करता है कल्चर बॉन्ड अमंग द इंडियाज मैरीटाइम कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 ICAR and NDDB signed एन MOU टू स्ट्रेंथन विच सेक्टर इन इंडिया। तो अभी जनवरी 2026 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भारत के किस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेयरी सेक्टर। तो अगर अभी हम बात करें 12 जनवरी 2026 की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने यहाँ पे साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू दिल्ली में। ये जो MOU है इसका जो मेन एम है वो है यहाँ पे स्ट्रेंथन करना डेयरी रिसर्च को, इनोवेशन को, और एक्सटेंड करना है कंबाइनिंग ICAR साइंटिफिक एक्सपर्टीज विद NDDB's फील्ड लेवल एक्सपीरियंसेस। ये यहाँ पे कवर करेगा एंटायर डेयरी वैल्यू चेन को, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन आ जाते हैं। जो ये पार्टनरशिप हुई है ये यहाँ पे एम्फोसाइज कर रही है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को, टेक्नोलॉजी वैलिडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे इंश्योर करता है लेबोरेटरी इनोवेशन रिसर्च फार्मर्स इफेक्टिवली। फोकस एरिया अगर हम देखें तो फोकस एरिया अगर हम इसका देखें तो इसमें क्लाइमेट रिसाइलेंट्स लाइफ स्टॉक आ जाता है, फोडर डेवलपमेंट आ जाता है, मेन्योर मैनेजमेंट आ जाता है, और बायोगैस यूटिलाइजेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आ जाता है। जो ये लेबोरेटरी इनोवेशंस है ये किस तरीके से फार्मर्स को रीच कर रही हैं इफेक्टिवली, ये यहाँ पे जो है इस पार्टनरशिप में एम्फेसाइज किया जा रहा है। और जो ये MOU है ये डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है मिलियंस ऑफ डेयरी फार्मर्स को, इम्प्रूव कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को, और ये यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्म इनकम को भी जो है ये इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ द नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 अमंग द लार्ज स्टेट्स। तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जनवरी 2026 में, और यहाँ पे जो है रैंकिंग की है इंडियन स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की ऑन देयर एक्सपोर्ट रेडीनेस। इंडिया इंडेक्स जो यहाँ पे फ्रेमवर्क रहा है ये यहाँ पे बेस रहा है 4 पिलर्स के ऊपर, 13 इसमें सब पिलर रहे, और 70 जो यहाँ पे इंडिकेटर्स रहे जो कि यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20%, बिजनेस इकोसिस्टम को 40%, और पॉलिसी एंड गवर्नेंस को 20%, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को 20%। महाराष्ट्र जो यहाँ पे टॉप किया है लार्ज स्टेट कैटेगरी में, उसके बाद सेकंड नंबर पर तमिलनाडु रहा है, और थर्ड नंबर पर जो है वो गुजरात रहा है। अदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अगर हम देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मॉल स्टेट्स की नॉर्थ ईस्टर्न और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें स्मॉल स्टेट्स में यहाँ पे लीडर रहा है जम्मू कश्मीर, स्मॉल स्टेट्स में यहाँ पे लीडर रहा है उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर नागालैंड आता है, और उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, और फिर गोवा आ जाते हैं। स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, करनाल और वेस्ट बंगाल, इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ चैलेंजर, जबकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड यहाँ पे एस्पायर कैटेगरी में रखे गए हैं, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करता है वीकर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को। ये जो इंडेक्स है इंडेक्स है इसने कवर किया है फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर फाइनेंशियल 2024 का टेन्योर, जो कि यहाँ पे एम्फेसाइज करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज को टू स्ट्रेंथन इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस इन ग्लोबल ट्रेड। Next question, which organization will launch the Responsible Nation Index on January 19, 2026? तो अभी 19 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन।
द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा 19 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में इन द प्रेजेंस ऑफ रामनाथ कोविंद। लॉन्चिंग बॉडी जो यहाँ पे रहेगी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इन कोलेबोरेशन विद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जो इंडेक्स है ये यहाँ पे कवर करेगा 154 कंट्रीज़ को, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट इंटरनेशनल इंडिसेस यहाँ पे ये रहेगा। इसमें इवेलुएट किया जाएगा नेशंस को 3 कोर डायमेंशंस में, जिसमें इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो क्या पर्पस रहेगा इसका? इसका इंडेक्स का तो इसका मेन पर्पस है यहाँ पे एनकरेज करना कंट्रीज को टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। Next question, current price recently registered by ICAR NBAGR is a synthetic dairy cattle breed developed by crossbreeding which two breeds. तो करंट फ्राई जिसे हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल के द्वारा पंजीकृत किया गया है, किस दो नस्लों के संस्करण के से विकसित एक सिंथेटिक डेयरी गाय की नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होल्स्टीन फ्रेसियन एंड थारपारकर। करंट फ्राई जो कि एक सिंथेटिक डेयरी केटल ब्रीड है, इसको डेवलप किया गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा अंडर आईसीएआर, और इसको जो है क्रिएट किया गया है बाय क्रॉस ब्रीडिंग हॉल्स्टीन फ्राइसियन, जो कि एक एक्सोटिक हाई यील्डिंग ब्रीड है, विद द थारपाकर इंडिजिनस इंडियन जीबू ब्रीड, जो कि अपने हीट टॉलरेंस और डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जानी जाती है। इसका क्या यहाँ पर एम है? तो इसका एम यहाँ पे रहेगा कंबाइन करना मिल्क प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सोटिक ब्रीड विद द क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन ब्रीड। मिल्क यील्ड अगर हम देखें तो एवरेज यहाँ पे देखें तो पर डे की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 11.6 केजी रहेगी पर डे। टॉप परफॉर्मिंग काउज जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 46.5 केजी पर डे यहाँ पे यील्ड प्रोड्यूस करती है। कंपैरिजन अगर हम करें इंडिजिनस ब्रीड का, तो अगर हम देखें तो 1000 से लेकर 2000 केजी पर लैक्टेशन पीरियड, और जिसमें कि 3 से 4 केजी पर डे आ जाएगा। और एक्सोटिक ब्रीड की अगर हम बात करें तो ये 8 से 9 केजी पर डे यहाँ पे जो है वो मिल्क यील्ड करती है, बट स्ट्रगल इन इंडियन कंडीशंस। करंट प्राइस जो यहाँ पे ये इस गैप को फिल करेगी और ऑफर करेगी ये यहाँ पे डबल द यील्ड ऑफ द इंडिजिनस ब्रीड, और यहाँ पे ये अडेप्टेबल रहेगी इंडियन क्लाइमेट्स के लिए। ऑफिशियल रिकॉग्निशन देखें तो इसको रजिस्टर किया गया है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल के द्वारा जनवरी 2026 में, अलोंग विद वृंदावनी एंड 16 अदर लाइफ स्टॉक पोल्ट्री ब्रीड्स। इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी 246 रजिस्टर्ड ब्रीड आ जाती है, जिसमें 242 इंडिजिनस प्लस 4 सिंथेटिक ब्रीड्स आ जाती है। सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है इसका? तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी क्लाइमेट रिसाइलेंट हाई यील्ड ऑप्शन फॉर स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्मर्स, और यहाँ पे अचीव किया जा रहा है जेनेटिक स्टेबिलिटी आफ्टर मल्टीपल जनरेशन ऑफ ब्रीडिंग, जो है वो मेकिंग सुटेबल एज फाउंडेशन स्टॉक फॉर द फ्यूचर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। Next question, which organization is offering the newly launched Paripuran Mediclaim Ayush Bima Health Insurance Scheme for Central Government Health Scheme Beneficiaries? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी लाभार्थियों के लिए हाल ही में शुरू की गई परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना किस संगठन के द्वारा प्रदान की जा रही? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो 14 जनवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, जो कि एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रहेगी एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज के लिए। ये जो स्कीम है यहाँ पे ऑफर की जा रही है बाय द स्टेट रन न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करेगी हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ऑफ 10 to 20 लाख। इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है टू सप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिट्स को, और यहाँ पे ये ब्रिज करेगी गैप इन द हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट स्पेशली इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। की फीचर्स इसके क्या रहेंगे? तो इसमें सम जो इंश्योर्ड ऑप्शंस वो 10 लाख से लेकर 20 लाख रहेगा। फ्लेक्सिबल को पेमेंट मॉडल यहाँ पे रहेगा 70:30 और 50:50 इंश्योरर्स और सब्सक्राइबर में। डिस्काउंटेड प्रीमियम यहाँ पे रहेगा 28% और 42% लोअर कंपेयर टू रेगुलर पॉलिसीज। और रूम रेंट कैप्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर नॉर्मल रूम्स एंड 2% फॉर आईसीयूज। कम्युनिटी बोनस अगर हम देखें तो 10% पर क्लेम। एक्सक्यूज मी। कम्युनिटी बोनस अगर हम देखें तो 10% पर क्लेम
फ्री रहेगा अप टू 100%। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर यहाँ पे रहेगा 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर यहाँ पे रहेगा 60 डेज के लिए। अलॉन्ग द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के साथ विद पीएसबीज इंटीग्रेटिंग सैलरी अकाउंट्स, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स। Next question, according to DPIIT data, how much foreign direct investment did India attract in the last 6 months? तो अभी DPIIT के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 6 महीनों में जनवरी 2026 तक कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज $51 बिलियन। So, as per the Department for Promotion of Industries and Internal Trade, India attracted $51 billion in FDI during the last 6 months. ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडियाज economy driven by policy reform, stable macro economics environment और expanding domestic market मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे मोमेंटम मिला है ड्यू टू इनोवेशन लेड प्रोडक्शन और कोलेबोरेशन जो रहा है कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स में, जो कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है जॉब क्रिएशन को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपेंशन को। गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है इस अचीवमेंट को ड्यूरिंग द नेशनल गवर्नमेंट जो यहाँ पे हाईलाइट करेगी अपनी अचीवमेंट जो रहेगी नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाएगा आज यानी 16 जनवरी 2026 को, जहाँ पे कि 75 ग्रैंड चैलेंजेस जो है वो लॉन्च किए जाएंगे टू प्रमोट इनोवेशन और 20 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे टू रिकॉग्नाइज एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस। Next question, which initiative has been activated by the Gujarat government ahead of the Uttarayan festival to protect birds and animals from kite related injuries? तो अभी गुजरात सरकार ने उत्तरायण उत्सव से पहले पक्षियों और जानवरों को पतंग से होने वाली चोटों से बचाने के लिए कौन सी पहल जो है वो शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करुणा अभियान। तो करुणा अभियान जो कि एक स्टेट वाइड इनिशिएटिव है गुजरात गवर्नमेंट का, इसका एम है यहाँ पे रेस्क्यू करना और ट्रीट करना इंजर्ड बर्ड्स को और एनिमल्स को ड्यूरिंग द उत्तरायण फेस्टिवल व्हेन द काइट फ्लाइंग पीक्स और शार्प शार्प सिंथेटिक स्ट्रिंग जो होती है वो यहाँ पे हार्म करती है बर्ड्स को। उत्तरायण जो कि यहाँ पे मकर संक्रांति वाला मकर संक्रांति में जो ऑब्जर्व किया जाता है मकर संक्रांति पीरियड, गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे मोबिलाइज किया है 728 वेटरनेरियंस को, 8,620 ट्रेंड वॉलंटियर्स को और 1,036 ट्रीटमेंट एंड कलेक्शन सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट। सिटीजन यहाँ पे वो एक्सेस कर पाएंगे रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन नियर बाय बर्ड ट्रीटमेंट सेंटर वाया अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे इंश्योर करेंगे वो फास्टर रेस्क्यू और मेडिकल रिस्पॉन्स को। 2026 की अगर हम बात करें तो करुणा अभियान ने यहाँ पे अचीव किया है 91% सक्सेस रेट, जो कि यहाँ पे जो सेव किया गया है 4,937 बर्ड्स को आउट ऑफ 5,439 ट्रीटेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है गुजरात का जो कमिटमेंट है टू ह्यूमन एंड इको सेंसिटिव सेलिब्रेशन को, बैलेंस कर रहा है हमारे कल्चर ट्रेडिशन को विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। Next question, which mission launched the national campaign on entrepreneurship in January 2026 to boost rural women's non-farming livelihood? तो अभी जनवरी 2026 में ग्रामीण महिलाओं की गैर कृषि आजीविका को बढ़ाने के लिए उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान किस मिशन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अभी 12 जनवरी 2026 को दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया के द्वारा जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप टू, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ करेगा नॉन फार्म लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल वुमेन। ये जो कैंपेन है इसको लाइन किया गया है विद गवर्नमेंट टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, जो कि अर्न करेगी यहाँ पे 1 लाख रुपीज ओनली एनुअली। की फीचर्स इसके क्या आ जाएंगे? तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो 50,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को दी जाएगी एंटरप्रेन्योर प्रमोशन में, और यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू 50 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। फोकस इसमें रहेगा नॉन फार्म एंटरप्राइजेस के ऊपर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफाई रूरल इनकम। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यहाँ पे की रोल प्ले करेंगे मेंटरिंग में, और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वायबल एंटरप्राइजेस और यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द चादर ट्रेक रिसेंटली डेफर्ड इन जनवरी 2026 इज कंडक्टेड ऑन विच रिवर इन लद्दाख। तो अभी चादर ट्रेक जिसे जनवरी 2026 में स्थगित किया गया है, लद्दाख में किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज झांसकर रिवर। तो अभी अगर हम बात करें चादर ट्रेक की, तो ये वन ऑफ इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक और चैलेंजिंग विंटर ट्रेक है ये, जो कि कंडक्ट किया जाता है फ्रोजन झांसकर रिवर में लद्दाख में ड्यूरिंग जनवरी एंड फेब्रवरी। जनवरी 2026 ने यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे जो है इसको स्थगित कर दिया है चादर ट्रेक को, बिकॉज ऑफ द आइस सरफेस अभी तक जो है वो प्रॉपरली फ्रोजन नहीं हुआ है, मेकिंग इट अनसेफ फॉर द ट्रैकर्स। ओरिजिनली जो है इसको शेड्यूल किया गया था 10 जनवरी 2026 को, और जो यहाँ पे ट्रैक है इसको फर्स्ट पोस्टपोन कर दिया गया है आफ्टर फील्ड इंस्पेक्शन बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, जिसको कि लीड कर रहे थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेह गुलाम मोहम्मद, और जिन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है इन एडिक्वेट आइस थिकनिंग को। ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे रिपीटेड डिसरप्शन फेस कर रहा है रिसेंट ईयर्स में। अगर हम 2024 की बात करें तो ये रूट जो है छोटा हो गया था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द नीमू पादुम दारचा रोड बाय बीआरओ। अगर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया है अबाउट द क्लाइमेट चेंज, जो कि यहाँ पे नोट की जा रही है इसमें वार्मिंग ट्रेंड्स और रिड्यूस यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखी जा रही है आफ्टर, जो कि यहाँ पे अफेक्ट कर रही है स्नोफॉल को और रिवर फ्रीजिंग पैटर्न को लद्दाख में। Next question, which biologist won the 2026 Taylor Prize for Environmental Achievement for her research on underground fungal network? तो अभी भूमिगत कवक नेटवर्क पर अपने शोध के लिए 2026 का टेलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार किस जीव विज्ञानी को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोबी केयर। टोबी केयर जो कि एक अमेरिकन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर है एट व्रीजे यूनिवर्सिटी एम्स्टरडेम में, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया 2026 का टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट ऑफ, जिसको कि यहाँ पे नोबल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। उनकी जो यहाँ पे पायनियरिंग रिसर्च की है, इसने यहाँ पे रिवील किया है क्रिटिकल रोल ऑफ माइक्रोराइजल फंगल नेटवर्क इन सस्टेनिंग इकोसिस्टम एंड रेगुलेटिंग अर्थ्स क्लाइमेट। ये जो अंडरग्राउंड फंगल वेब है, ये यहाँ पे कनेक्ट करता है प्लांट रूट के साथ और ये यहाँ पे एनेबल करता है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज को। प्लांट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फंगाई को विद कार्बन रिच शुगर और एंड फैट, और फंगाई यहाँ पे डिलीवर करती है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये नेटवर्क यहाँ पे हेल्प करता है स्क्विंस्टर करने में ओवर 13 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली, जो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रहता है 1/3 ऑफ द फॉसिल फ्यूल इमिशन। उनका जो 2011 का लैंडमार्क स्टडी रही है, केयर ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे यहाँ पे फंगाई बिहेव करती लाइक ट्रेडर्स इन अ मार्केट प्लेस, मूविंग न्यूट्रिएंट्स स्ट्रैटेजिकली और नेगोशिएटिंग कार्बन नेटवर्क। एक मार्केट प्लेस की तरह यहाँ पे जो है फंगाई वर्क कर रही है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे मूव किए जा रहे हैं और यहाँ पे नेगोशिएट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न में, डिस्पाइट लैकिंग अ ब्रेन और नर्वस सिस्टम। उन्होंने यहाँ पे को लीड किया है क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल अंडरग्राउंड एटलस मैपिंग फंगल डाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे को फाउंड उन्होंने किया है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स टू एडवोकेट फंगाई इन कंजर्वेशन पॉलिसी। अवार्ड सेरेमनी जो है जो आयोजित की जाएगी 23 अप्रैल 2026 को एम्स्टरडेम में, जहाँ पे केयर को डॉलर 25,000 का प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railways recently introduced an OTP based ticketing system nationwide. Initially, how many major trains are covered under this system? तो भारतीय रेल ने हाल ही में देश भर में ओटीपी आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। प्रारंभिक चरण में कितनी प्रमुख ट्रेनों को इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 300। अभी 12 जनवरी 2026 को इंडियन रेलवे ने यहाँ पे लॉन्च किया वन टाइम पासवर्ड बेस्ड टिकटिंग सिस्टम टू स्ट्रेंथन पैसेंजर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड कर्ब करेगा ये इलीगल और फेक बुकिंग को। ये जो सिस्टम है यहाँ पे करंटली ऑपरेट करेगा 300 मेजर ट्रेन अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि यहाँ पे प्रीमियम सर्विसेज आ जाती है, जिसमें लाइक राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस आ जाती है। कैसे ये वर्क करेगा? तो पैसेंजर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वैलिड मोबाइल नंबर एट द काउंटर और ऑनलाइन, और एक ओटीपी यहाँ पे सेंड किया जाएगा इंस्टेंटली टू रजिस्टर द नंबर,
और जो टिकट होगा ये यहाँ पे इशू होगा ओनली आफ्टर ओटीपी ऑथेंटिकेशन। ये जो सिस्टम है ये अप्लाई रहेगा बोथ ऑनलाइन एंड काउंटर बुकिंग के लिए। मेजर यहाँ पे शिफ्ट जो है वो मार्किंग अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर प्रोसीजर। जो पहले जो प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं उसमें ये मेजर शिफ्ट इसको देखा जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट जो रहेगा उसमें देखिए हम तो ओटीपी वेरिफिकेशन जो है वो वाज अर्लियर टेस्टेड इन प्रयागराज बिफोर नेशन वाइड रोल आउट। नेशन वाइड रोल आउट से पहले ओटीपी वेरिफिकेशन जो है प्रयागराज में की जाएगी। फ्यूचर प्लान अगर देखें हम तो अगर सक्सेसफुल रहता तो ओटीपी बेस्ड सिस्टम जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा ऑल ट्रेन अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क। ऑब्जेक्टिव इसके क्या आ जाते हैं तो यहाँ पे प्रिवेंट करना है फेक और बल्क बुकिंग को बाय द अनऑथोराइज एजेंट्स और इंश्योर करना है रेलवे के द्वारा ट्रांसपेरेंसी बूस्ट करना है पैसेंजर कॉन्फिडेंस इन द टिकटिंग प्रोसेस। Next question, after the inauguration of 81 new centers in January 2026, what is the total number of आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल इन दिल्ली? तो अभी जनवरी 2026 में 81 नए केंद्रों के उद्घाटन के बाद दिल्ली में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 319। तो भी मकर संक्रांति में दिल्ली गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किए 81 न्यू आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन द हरिनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके साथ ही यहाँ पे टोटल नंबर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दिल्ली में हो जाता है 319। ये जो सेंटर है यहाँ पे एक्ट करेंगे एज अ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत और प्रोवाइड करेंगे प्रिवेंटिव प्रोमोटिव और प्राइमरी क्यूरेटिव केयर फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड की गई। उसमें आ जाते हैं ओटीपी सर्विसेज, लेबोरेटरीज, मेडिसिन काउंटर्स, वैक्सीनेशन यूनिट्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसमें जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है विद डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेट किया है टारगेट 15 सेंटर पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और इसका एम है यहाँ पे स्केल करना नेटवर्क को 1100 सेंटर्स सिटी वाइड। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।